क्वेश्चन फिफ्थ आपका, व्हाट इज डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो हमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी पूछा है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी पूछा है। तो पहला आ जाता है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, जब आपकी जो टोटल डिमांड रहती है इकोनॉमी में वो मतलब ज्यादा हो जाती है सप्लाई से। तो डिमांड ज्यादा होगी है सप्लाई से, तो प्राइस क्या हो जाते हैं, राइज होने लग जाते हैं। टू मेनी पीपल वांट टू बाय गुड्स बट गुड्स कम है, उससे कारण प्राइस, सही बात है, अगर डिमांड ज्यादा हो जाएगी सप्लाई से तो प्राइस तो बढ़ ही जाएंगे। तो व्हेन टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी बिकम मोर देन टोटल सप्लाई, प्राइस स्टार्ट राइजिंग, टू मेनी पीपल वांट टू बाय गुड्स बट गुड्स आर लेस। तो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो है जहां पर जो है डिमांड टू मच हो जाती है, तो वो क्या करती है, पुल कर देती है प्राइस को अप। आप इसे सिंपल लाइन में भी लिख सकते हैं, टू मच डिमांड पुल्स द प्राइस अप। तो ये होता है। अब हम जानेंगे कि वाई, भाई आखिर इसका रीजन क्या है, वाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है कि डिमांड ज्यादा हो जाती है जिसके कारण आपके प्राइस अप हो जाते हैं। तो पहले डिमांड ज्यादा होने के कारण ये हो सकता है कि कोई गुड्स है उसका लोग ज्यादा डिमांड कर रहे होंगे, तो पीपल स्टार्ट बाइंग मोर गुड्स। ठीक है, लोगों की डिमांड बढ़ गई पहला। ये गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज कर दी, गवर्नमेंट इंक्रीज स्पेंडिंग। थर्ड, कंपनीज इन्वेस्ट मोर। फोर्थ, आपके एक्सपोर्ट इंक्रीज हो सकते हैं। और फिफ्थ, मनी सप्लाई आपकी इंक्रीज हो सकती है। अब उदाहरण के लिए बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं किसकी, मोबाइल्स की, बट मोबाइल्स की सप्लाई अगर लिमिटेड है तो प्राइस क्या होगी, राइज हो जाएगी। तो इसे कहेंगे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कि डिमांड के कारण जो है प्राइस अप हो गया। अब एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आपका ये है जब जहां पर जो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट हाई आता है तो उसके कारण प्राइस ऊपर जाते हैं, तो उसे कहते हैं हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज, सेलर रेज प्राइस, सो प्राइस गोज अप बिकॉज प्रोड्यूसिंग गुड्स बिकम एक्सपेंसिव। ठीक है, कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जाती है तो सेलर को प्राइस रेज करने पड़ते हैं ताकि वो मतलब उस कीमत को मतलब कवर अप कर सके। तो उसके कारण क्या होता है, गुड्स एक्सपेंसिव बन जाते हैं। सिंपल लाइन में लिखेंगे, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट पुशेस प्राइस अप। अब इसका रीजन क्यों है कि भाई वाई, ऐसा क्यों होता है। तो पहला हो सकता है इंक्रीज इन वेज, भाई जो लेबर का कॉस्ट है वो राइज हो सकता है तो उनकी वेजेस इंक्रीज हो गई। ये रॉ मटेरियल्स बिकम एक्सपेंसिव, कि रॉ मटेरियल महंगे हो गए। फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस ऊपर जा सकता है। ठीक है, फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस राइज हो गए। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली बन गया, या टैक्सेस आपके हायर हो गए। तो इन सब के कारण प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है, जिससे क्या बोलते हैं आपका प्राइस जो है ऊपर जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर पेट्रोल एक्सपेंसिव हो जाता है, पेट्रोल अगर महंगा होता है तो उससे क्या होगा, जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट राइज हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, क्योंकि जो आपके वेजिटेबल और जो गुड्स है उनके प्राइस भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो देखो सिंपल सा डिफरेंस अगर आप देखेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या हुआ, जो हमने भी यहाँ पढ़ा था, कि यहाँ पर प्राइस राइज हो रहा है, बट क्यों, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हुई। यहाँ पर क्योंकि टू मैनी बायर्स है, तो यहाँ पर इसलिए हुआ क्योंकि डिमांड आपकी ज्यादा है सप्लाई से। अब यहाँ पर कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है कि प्राइस इसलिए राइज हुए क्योंकि जो आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों, मेन कारण क्या है, टू हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो मतलब इनपुट से उन मतलब जो रॉ मटेरियल वगैरह हम यूज करते हैं उनके प्राइस हाई है, तो इसके कारण हो रहा है। सिक्स क्वेश्चन में आ जाओ कि क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं आपके मनी सप्लाई के, ये हमसे पूछा गया था। पहले मनी सप्लाई जान लेते हैं। मनी सप्लाई मींस द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल विद द पब्लिक इन एन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो मनी सप्लाई मींस जो भी टोटल अमाउंट ऑफ मनी लोगों के पास अवेलेबल है, जनता के पास किसी इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर टाइम में, उसे हम मनी सप्लाई कहते हैं। भारत में जो आरबीआई होता है वही मेजर्स करता है आपके किसको, कि कितना मनी सप्लाई है किसी इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर टाइम में। और मेनली इसके लिए क्या यूज करता है वो, M1, M2, M3,
M4, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपका क्या है, M1 और M3। अब एक एक करके आ जाते हैं कंपोनेंट्स में। पहला कंपोनेंट है आपका M1, जिसको हम नैरो मनी भी कहते हैं। इसके ये जो M1 है, ये आपका सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म है मनी का, ठीक है। M1 क्या है, मोस्ट लिक्विड फॉर्म है मनी का, और इजिली लिक्विड फॉर्म है तो इजिली स्पेंडेबल है, ठीक है। इसमें 3 पार्ट होते हैं इसके में। करेंसी जो जनता के पास है, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ठीक है, ये आ जाता है M1 में। करेंसी विद पब्लिक में क्या आएगा, जो भी नोट्स एंड क्वाइंस जो लोगों के हाथों में है या उनके घर पे है, ये आप एक तरीके से करेंसी क्या हो गया, जो एवरीडे यूज मनी है, ठीक है। करेंसी विद पब्लिक में क्या आ गया, नोट्स एंड कॉइन्स दैट पीपल इन देयर हैंड्स और एट होम, ये एवरीडे यूज मनी होता है आपका करेंसी में। वही नोट सिक्के आ जाते हैं जो एवरीडे के लिए उनको चाहिए होता है। सेकंड आ जाता है डिमांड डिपॉजिट्स में, क्या आएगा, वहां मनी जो उन्होंने अपने करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में रखा है, जिसको वो विड्रॉ कर सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। तो मनी केप्ट इन करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट विच कैन बी विड्रॉन एनी टाइम। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई में क्या आएगा, जो भी डिपॉजिट्स आपकी स्टेट गवर्नमेंट और फॉरेन गवर्नमेंट की किसके पास रहती है, आरबीआई के पास, वहां आ जाती है आपकी अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो क्या हो गया आपका, डिपॉजिट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और फॉरेन गवर्नमेंट्स केप्ट विद आरबीआई। अब आ जाते हैं M2 में। तो M2 क्या होता है आपका, M1 प्लस सेविंग ऑफ पोस्ट ऑफिस, इसमें, ठीक है, सारा M2 में क्या आ गया आपका, M1 प्लस उसमें क्या आती है, पोस्ट ऑफिस की सेविंग आ जाती है। इस मेजर को हम फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते, क्योंकि हमने कहा वैसे भी M1 और M3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप M3 पे आ जाओ, जो है आपका ब्रॉड मनी। जो आपका M3 होता है, मोस्ट कॉमनली यूज मेजर होता है मनी सप्लाई का इंडिया में। तो M3 इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। अब इसमें क्या आता है, M1 प्लस जो भी टाइम डिपॉजिट्स रहता है किसके पास, बैंक के पास, वो आ जाता है आपका। अब टाइम डिपॉजिट्स में क्या क्या आ जाता है, जो हमने ये टाइम डिपॉजिट्स पढ़ा, उसमें क्या क्या आ जाता है, आपकी एफडी आ जाती है टाइम डिपॉजिट्स में, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट्स कहते हैं। आरडी जिसे हम कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट्स, ठीक है। और कोई भी डिपॉजिट जिसको हम विड्रॉल कर सकते हैं ओनली आफ्टर अ फिक्स पीरियड, ठीक है। एफडी, आरडी या एनी डिपॉजिट दैट कैन बी withdrawn only after a fixed period. PERIOD, ठीक है। तो M3 हमने कहा ब्रॉड मनी होता है और मोस्ट कॉमनली यूज मेजर होता है मनी सप्लाई का इंडिया में। इसमें हमने पढ़ा M1 और जो टाइम डिपॉजिट्स होता है बैंक के पास, वह टाइम डिपॉजिट्स में भी हमने जाना कि आपका एफडी होता है, आरडी होता है, या कोई भी डिपॉजिट्स जिसको हम विड्रॉल कर सकते हैं ओनली आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि M3 वो दिखा रहा है कि टोटल मनी जो लोगों के पास अवेलेबल है खर्च करने के लिए प्लस सेविंग। अब M4 आपका अब एक लार्जेस्ट मेजर है। M3 में आप M4 में क्या आ जाता है, M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस एक्सेप्ट सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो वो आपका M4 में आ जाता है। तो M4 में आपका क्या आता है, M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस एक्सेप्ट आपका सेविंग अकाउंट का, ठीक है। आपका जो M4 है वो क्या है, इज दी सबसे वाइडेस्ट मेजर है किसका, मनी सप्लाई का। तो हमने इसमें M1 जाना क्या होता है, M2 जाना क्या होता है, M3 M4। इन शॉर्ट में देखें तो आपका M1 जो है वो आपका मोस्ट लिक्विड मनी होता है, ठीक है। M2 आपका रियरली यूज होता है। M3 आपका मोस्ट यूज्ड मेजर है और M4 आपका वाइडेस्ट मेजर है। M1 लिक्विड मनी है, M2 को हम रियरली यूज करते हैं, M3 आपका मोस्ट यूज्ड मेजर है और M4 आपका वाइडेस्ट मेजर है। 7 क्वेश्चन ये था कि वाई इज द सेंट्रल बैंक कॉल्ड द बैंकर्स बैंक। अब हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है इंडिया का,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो कह रहे हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बैंकों का बैंक क्यों कहलाता है, ठीक है, कि बैंकर्स बैंक की जो इतने सारे बैंक हम पढ़ते हैं उनका बैंक वो क्यों कहलाता है, कौन, आपका सेंट्रल बैंक। अब देखो पढ़ लेते हैं। This central bank is called bankers bank because it perform many important functions for commercial bank just like commercial bank perform function for the public। तो वो कह रहा है कि हम जो आपका सेंट्रल बैंक है जो कि आपका कौन है, इंडिया का आरबीआई, उसको बैंकों का बैंक इसलिए कहते हैं कि जिस तरीके से जो आपके कॉमर्शियल बैंक होते हैं ना वो अपने पब्लिक को मतलब सेवा देते हैं, उनके लिए इतने सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसी तरह के से जो आपका आरबीआई है वो आपके इन कॉमर्शियल बैंकों के लिए काम करता है, उनके लिए फंक्शन परफॉर्म करता है। मींस कॉमर्शियल बैंक जनता के लिए हो गया, जैसे परफॉर्म करता है फंक्शन, उसी तरीके से जो आरबीआई है वो कॉमर्शियल बैंक के लिए फंक्शंस परफॉर्म करता है बहुत सारे। अब क्यों कहते हैं वो हम इन पॉइंट से समझ लेते हैं करके। फर्स्ट, कीपर्स ऑफ कैश रिजर्व। तो जो भी मतलब कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनका जो मतलब जो भी उनके पास कैश होता है उसका कुछ पार्ट वो क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं, जिसे वो क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। तो कीपर्स ऑफ द कैश रिजर्व मतलब वही है कि जैसे कॉमर्शियल बैंक के पास जैसे क्या बोलते हैं जितना भी पैसा है ऐसा तो नहीं ना कि सबका वो लोन दे देंगे, उसका कुछ हिस्सा वो अपना क्या बोलते हैं आरबीआई के पास भी रखेंगे, उसी को हम कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। उदाहरण के लिए बैंक में समझ लो 1,000 रुपए जमा हुए तो उनका सीआरआर समझ लो 4% है, तो मतलब 1,000 का 4%, 40 रुपए करेंगे आरबीआई के पास रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कैश रिजर्व रेशियो हो गया। तो जो आपका सेंट्रल बैंक है वो कीपर होता है मतलब कॉमर्शियल बैंक का कैश रिजर्व्स का, ठीक है। सेकेंड है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। इसमें देखो यही है कि जब कमर्शियल बैंक को कभी पैसों की कमी होती है या कस्टमर कभी विड्रॉ कर रहा है मोर मनी बैंक से, तो उस समय आरबीआई आगे आके कमर्शियल बैंक को लोन देता है, तभी तो कह रखा लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ठीक है। तो उनका ये लास्ट रिसोर्ट बन जाता है कि जहां से उनको मदद मिल जाती है। ये फैसिलिटी प्रिवेंट करती है बैंक को फेल होने से, इसीलिए तो आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा गया है। तो आरबीआई वो बैंक है जो बैंकों को मतलब इमरजेंसी के केस में बचाता है। थर्ड आपका कस्टोडियन एंड कंट्रोलर ऑफ बैंकिंग सिस्टम। आरबीआई जो है बैंक के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाता है कि उनको कितना बैंक को मतलब कितना उनका कैश रिजर्व रेशियो होना चाहिए, मतलब कि कितना मतलब जो भी उनके पास कि बैंक के पास जितना वो कैश आ रहा है उसमें से मतलब सीआरआर कितना होना चाहिए। सीआरआर मैंने आपको बताया अभी कि वो ये होता है कि बैंक के पास जो पैसा है उसका कितना परसेंटेज जो आरबीआई के पास रखेंगे, फिर कि कितना मनी बैंक्स क्रिएट कर सकते हैं, कितना वो उधार दे सकते हैं, वो इसलिए कंट्रोल करता है बैंक को ताकि सेफ्टी स्टेबिलिटी बनी रहे हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एजेंट, वो एज अ क्लियरिंग और सेटलमेंट एजेंट का काम भी करता है बैंकों के लिए। तो क्या होता है इसमें ऐसे काम करता है जैसे लोग जो है वो चेक लिखते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक के लिए या मनी को एक बैंक से दूसरे बैंक में मूव करना है, तो सेंट्रल बैंक यहाँ पर आगे आके क्लियरिंग हाउस का काम करता है। तो उनको एक क्लियरिंग हाउस प्रोवाइड करता है जहाँ पर सारे बैंक अपने सेटल कर सकते हैं अकाउंट को। तो ये ट्रांजेक्शन को स्मूथ और क्विक और सेफ बना देता है। तो इसमें यही है कि जैसे पीपल चेक लिखते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक के लिए और मनी को मूव करना पड़ता है एक बैंक से दूसरे में, तो वहां पर सेंट्रल बैंक एक क्लियरिंग हाउस प्रोवाइड करता है जहां पर सारे बैंक के अकाउंट को सेटल करता है। सुपरवाइजर एंड रेगुलेटर्स ऑफ बैंक, सेंट्रल बैंक जो है मॉनिटर करता है कि बैंक आपके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो कॉमर्शियल बैंक है, या बैंक जो है वो सेफली लैंड कर रहा है कि नहीं दे रहा पैसों को, क्या बैंक वेदर दे आर प्रोटेक्टिंग पब्लिक मनी, मतलब वही कि बैंक जो है आपका सेंट्रल बैंक वो जितने और बैंक होते हैं उनको सुपरवाइज भी करता है, रेगुलेट भी करता है ताकि वो अच्छे से काम करे, रूल्स को फॉलो करे, सेफली लैंड करे, प्रोटेक्ट करे पब्लिक को मनी को, ठीक है, ताकि ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन हो सके।
प्रोवाइड गाइडेंस टू बैंक। सेंट्रल बैंक गाइडेंस इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड करता है बैंक को, किसके रिगार्डिंग? इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट सप्लाई, लैंडिंग पॉलिसीज, बैंकिंग रिफॉर्म। तो बैंक को जो है सेंट्रल बैंक के डायरेक्शंस वगैरह को देखने पड़ते हैं, उनके डायरेक्शन एडवाइस को मानते हैं। एक और फंक्शन है ये, वो भी करता है सेंट्रल बैंक, उनके लिए क्या करता है? कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। तो इसमें वो करता है, सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है कि कितना मनी कॉमर्शियल बैंक ने लैंड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से वो इंक्रीज और डिक्रीजिंग करता है क्रेडिट को। सेंट्रल बैंक मतलब वही है कि कंट्रोलर होता है क्रेडिट का भी। तो सेंट्रल बैंक मेंटेन करता है इन चीजों से प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और प्रोटेक्ट करता है इकोनॉमिक को इन्फ्लेशन रेसिस्टेंस से। तो हम इसमें लिख सकते हैं सेंट्रल बैंक control how much money commercial bank can lend by increasing or decreasing the credit. The central bank maintain price stability and economic stability, ताकि इन्फ्लेशन और रिसेशन को कंट्रोल कर सके, ठीक है, इकोनॉमी में। तो ये था कि सेंट्रल बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है। एट लास्ट आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं बैंकर का बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ऑल मेजर बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म करता है, किसके लिए? कॉमर्शियल बैंक के लिए। इमरजेंसी में मदद करता है, उनकी वर्किंग को कंट्रोल करता है, ट्रांजैक्शन सेटल करता है बैंकों के बीच में, गाइडेंस देता है उनको। जैसे लोग कॉमर्शियल बैंक पे ट्रस्ट करते हैं, कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक पे ट्रस्ट करता है। क्वेश्चन 8 हमें इसमें पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपॉजिट, हाउ डू दे हेल्प इन क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है, कि प्राइमरी और सेकेंडरी डिपॉजिट्स में क्या अंतर होता है और किस तरीके से क्रेडिट क्रिएशन में हेल्प करते हैं। तो पहले मीनिंग जान लेते हैं, 8 मार्क्स के लिए होता है ना क्वेश्चन कि प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो आपके प्राइमरी डिपॉजिट्स आपके वो डिपॉजिट्स होते हैं जो डायरेक्टली, जैसे जो पब्लिक है, जनता है, जैसे आपने अपना बैंक में अकाउंट खोला है या किसी ने भी खोला है, वो जाके बैंक में पैसे जमा करा रही है, तो वो क्या होता है? प्राइमरी डिपॉजिट, जिसको मतलब डायरेक्टली पब्लिक के द्वारा बैंक में जमा कराया जाता है, इन्हीं को हम इनिशियल डिपॉजिट्स भी कहते हैं। तो मैंने पीडी से लिख रखा प्राइमरी डिपॉजिट्स को इन शॉर्ट। पीडी प्राइमरी डिपॉजिट आर द डिपॉजिट्स डायरेक्टली मेड बाय द पब्लिक इन द बैंक, दीज आर आल्सो कॉल्ड इनिशियल डिपॉजिट्स, ठीक है। ये तब क्रिएटेड होते हैं जब कस्टमर डिपॉजिट करता है अपना खुद का, मतलब कैश हो गया, वो जाके बैंक में, ठीक है। बैंक का इसमें ये आप इसके फीचर्स में लिख सकते हैं कि फीचर्स आपका प्राइमरी डिपॉजिट्स का पहला तो ये हो गया कि ये क्रिएटेड होते हैं जब कस्टमर डिपॉजिट करता है अपना ओन कैश, मतलब खुद का कैश बैंक में जाके। दूसरा फीचर्स आप इसमें लिख लीजिए, बैंक जो होता है उसका मेन रोल ये होता है कि कस्टमर के पैसे को सेफली अपने पास रखना। अब क्या बोलते हैं, यही तो वो बेसिस बनता है, ये जो प्राइमरी डिपॉजिट से आपका बेस बनता है आगे जाके बैंक। अब बैंक में आप जैसे पैसे जमा कराते हैं, आप हो मैं हो कोई भी पैसे जमा कराते हैं, तो बैंक हमसे जो पैसे ले रहा है उसका क्या करेगा? बैंक आगे जाके क्या करेगा? उसको लोन देगा और ग्राहकों को जिनको जरूरत होगी। और जो ये डिपॉजिट्स बैंक के पास जाते हैं, इसका कुछ पार्ट बैंक को एज अ रिजर्व रखना पड़ता है, जिस रिजर्व को हम क्या कहते हैं? CRR, कैश रिजर्व रेशियो ना, ठीक है। मतलब कुछ परसेंटेज उसका वो मतलब RBI के पास रखता है ना, किसके फॉर्म में? मतलब जो भी कैश जमा हुआ उसका कुछ मतलब डिपॉजिट्स किस फॉर्म में रखेगा? वो CRR की फॉर्म में रखेगा। तो जो बैंक के पास ये पैसा जमा हुआ, तो बैंक क्या करेगा? उस डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट क्या होता है? एज अ रिजर्व की फॉर्म में रखेगा, उसको हम कहते हैं CRR। तो इसमें आप लिख सकते हैं बैंक मस्ट कीप अ पार्ट ऑफ दीज डिपॉजिट्स एज रिजर्व। एग्जाम्पल क्या हो गया आपके प्राइमरी डिपॉजिट्स को, कि भाई किसी को सैलरी मिली, उसने बैंक में डिपॉजिट करा दी, तो सैलरी डिपॉजिटेड इन बैंक। या कस्टमर ने कैश डिपॉजिट करा दिया काउंटर पे जाके, या किसी ने मनी सेव कर दिया अपना सेविंग अकाउंट में। साथ के साथ लिखते भी चलना। अब आ जाते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स पे। अब क्या बोलते हैं कि बैंक के पास देखो, जो आप जनता है, आप पब्लिक है, पब्लिक ने पैसा जमा कराया, बैंक ने क्या किया? उस पैसे को एज अ लोन दिया आगे कस्टमर को या बिजनेसमैन को, जिनको भी चाहिए था, ठीक है। तो सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्या है? वो डिपॉजिट्स है जो क्रिएटेड करता है जब बैंक लोन देता है कस्टमर को, तब क्रिएटेड होते हैं ये। दीज आर क्रिएटेड
व्हेन द बैंक गिव लोन टू अ कस्टमर, ठीक है। तो ये बैंक क्रिएट करता है आगे कैसे, जो कैश उनके पास पब्लिक ने जनता करा उसको लोन के फॉर्म में दे के। इसे क्रेडिट डिपॉजिट्स भी कहते हैं। ये मनी सप्लाई को एक्सपेंड करने में हेल्प करता है। आप इसके फीचर्स में ये लिख सकते हैं कि दीज डिपॉजिट्स आर क्रिएटेड थ्रू लोन्स नॉट बाय द पब्लिक, ठीक है, कि यहाँ जो डिपॉजिट्स होते हैं लोन के द्वारा क्रिएटेड होते हैं, जो बैंक देता है, पब्लिक के द्वारा नहीं क्रिएटेड किया जाता जैसे प्राइमरी वाला किया जाता है ना। फिर सेकंड लिख दो ना कि इनको हम क्रेडिट डिपॉजिट्स भी कहते हैं। फिर आप लिख देना कि इन डिपॉजिट्स को यूज करते हैं पेमेंट्स देने के लिए, ठीक है। दीज डिपॉजिट्स कैन बी यूज फॉर पेमेंट्स लाइक चेक्स के फॉर्म में, ट्रांसफर्स, इस तरीके से। मतलब उदाहरण के लिए समझ लो बैंक ने किसी को 10,000 का लोन दिया, तो क्या करेगा, 10,000 क्या बोलेगा, बोरोवर जो है उसके अकाउंट में डिपॉजिट करेगा ना वो। तो ये डिपॉजिट क्रिएटेड किए जाते हैं बैंक के द्वारा। अब अंतर में आप इसके वही लिख सकते हो जो हमने मीनिंग पढ़ा था पहले, ठीक है, कि प्राइमरी डिपॉजिट वो होते हैं जो कस्टमर के द्वारा डिपॉजिट किए जाते हैं, ठीक है, मनी। सेकेंडरी डिपॉजिट वो होते हैं जो मनी क्रिएटेड किए जाते हैं बैंक के द्वारा, कैसे करके, लोन देके। मीनिंग में आप ये लिख लीजिए। प्राइमरी डिपॉजिट का आप सोर्स लिख लीजिए कि पब्लिक के द्वारा जो कैश डिपॉजिट किए जाते हैं। सेकेंडरी में आप लिख लीजिए कि ये कैसे, इसका सोर्स क्या है, जो बैंक के द्वारा क्रेडिट क्रिएशन होता है, किस तरीके से बैंक लोन देके जो क्रेडिट क्रिएशन करता है। थर्ड आपको इसमें डिफरेंस में आप रोल में लिख लीजिए। इसमें बैंक का रोल ये होता है कि कस्टमर के पैसे को सेफ रखे। इसमें बैंक का रोल होता है कि हेल्प करना, क्रिएटिंग न्यू मनी। अब देखें कि कौन किसको का क्रिएशन कर रहा है, तो इसमें आप लिख लीजिए प्राइमरी डिपॉजिट में कि क्रिएटेड किए जाते हैं कस्टमर के द्वारा, और सेकेंडरी क्रिएटेड किए जाते हैं लोन के द्वारा। फिफ्थ पॉइंट कि इसका क्या इफेक्ट होता है किस पे, ऑन मनी सप्लाई। तो प्राइमरी डिपॉजिट का इफेक्ट छोटा सा होता है, स्मॉल इंक्रीज होता है इससे, और जो सेकेंडरी डिपॉजिट होता है उससे लार्ज इंक्रीज होता है। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि कैसे हेल्प करते हैं क्रेडिट क्रिएशन में। तो उसमें होता है, पहले आप लिखिए प्राइमरी डिपॉजिट प्रोवाइड द इनिशियल फंड। तो देखो जब लोग अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक को क्या बोलते हैं, क्या मिलता है, प्राइमरी डिपॉजिट मिल जाता है, जिसको इनिशियल फंड मिल बोलते हैं हम। फिर मैंने आपको बताया था कि बैंक क्या करता है, उनके पास जो पैसा आया उसमें से कुछ पार्ट इसका रिजर्व के फॉर्म में रख देते हैं, जिस रिजर्व को हम कहते हैं सीआरआर। तो बस जो कस्टमर बैंक के पास पैसा जमा कराती है तो बैंक क्या करती है, उसमें से कुछ पार्ट एज अ रिजर्व रख लेती है, जिसे हम सीआरआर कहते हैं, बाकी वो लोन देने के लिए यूज करती है। तो कैसे क्रिएटेड होता है कि जो प्राइमरी डिपॉजिट होते हैं वो एक आपका इनिशियल फंड होता है, जिसके बेस्ड ऑन बैंक आगे लोन देता है। फिर बैंक आगे चल के क्या करता है, लोन देता है और सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्रिएट करता है। इसमें बैंक जब इशू करता है लोन को, तो वो अमाउंट क्या होता है, बोरोवर्स के अकाउंट में ऐड हो जाता है। इसी से क्या होता है, नया मनी क्रिएटेड किया जाता है बैंक के द्वारा, तो उसको हम सेकेंडरी डिपॉजिट्स कहते हैं उसे। सेकेंडरी सेकेंडरी डिपॉजिट्स अगेन बिकम डिपॉजिट्स इन अदर बैंक। अब इसमें क्या होता है कि जो बोरवर है उसको जो भी लोन का मनी मिला उससे क्या करता है, वो गुड्स खरीदता है, सर्विस करता है, या कुछ मतलब खरीदता है या कहीं इन्वेस्ट करता है, और किसी ना किसी के पास वो पैसा पैसा पहुंच जाएगा ना, सेलर के पास, ठीक है भाई, आपने लोन लिया, समझ लो उससे आपने अपने लिए कार खरीदी, एसी खरीदा, या आप कहीं बिजनेस कर रहे थे, मतलब जो भी किया आपने, तो क्या होगा कि वो पैसा सेलर के पास पहुंच जाएगा आपका। सेलर उस पैसे को अपने बैंक में डिपॉजिट कराएगा, तो उससे क्या होगा, वो नया प्राइमरी डिपॉजिट बन जाएगा किसी और बैंक के लिए। दिस साइकिल कंटिन्यूस। अब क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, फिर से उसके पास नया डिपॉजिट आया जो प्राइमरी डिपॉजिट, बैंक उससे लोन देगा दोबारा से, उससे फिर मोर सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्रिएटेड होगा। तो ये रिपीटेड प्रोसेस चलता रहता है। तो जो टोटल मनी इकोनॉमी में वो मतलब क्या बन जाएगा, मैनी टाइम लार्जर बन जाएगा, और इसी एंटायर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट क्रिएशन। तो एक तरीके से क्रेडिट क्रिएशन की साइकिल चली कैसे, कि भाई कोई पहले प्राइमरी डिपॉजिट कस्टमर ने बैंक में जमा कराए, फिर सेकंड पॉइंट में क्या हुआ कि बैंक ने उसको एज अ लोन दिया, कस्टमर जिसको चाहिए था, ठीक है,
उससे सेकेंडरी डिपॉजिट क्रिएट हुआ। फिर तीसरे में क्या हुआ कि जिसको लोन मिला उसने मतलब उस पैसे से कोई गुड्स खरीदा, सर्विस खरीदा, और वो पैसा क्या बोलते हैं फिर सेलर के पास पहुंच गया, तो सेलर ने फिर से उसको मतलब जमा कराया, और फिर ये साइकिल क्या बोलते हैं आगे ऐसे ही कंटिन्यू चलती रही।